नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आराधना। आज इस बुलेटिन में बात होगी प्रियंका गांधी से घबराई बीजेपी की। सीएम साहब से कहिए कि वो असम के विकास की बात करें। एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई की। देखेंगे सुल्तानपुर कोर्ट में राहुल गांधी क्यों हुए पेश। बीजेपी के किस नेता ने की पीएम मोदी के रिटायरमेंट और इस्तीफे की मांग। जानेंगे भिवंडी मेयर चुनाव में कांग्रेस ने कैसे पलट दी बाजी। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे एआई नियमों में क्या हुए बदलाव। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने दिया बड़ा बयान। कहा, माया में रहकर जो माया से दूर रहे वही असली योगी। गेरुआ वस्त्र पहनने या कान छिदाने से कोई नहीं बनता योगी। 21 फरवरी को महाराष्ट्र के भिवंडी कोर्ट में राहुल गांधी की पेशी। आरएसएस से जुड़ी टिप्पणी का है मामला। महात्मा गांधी की जान लेने के लिए राहुल ने आरएसएस को ठहराया था जिम्मेदार। दिल्ली के भारत मंडपम में यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन। एआई समिट 2026 के दौरान भारत और अमेरिका ट्रेड डील का किया विरोध। कार्यकर्ताओं ने टी शर्ट उतारकर सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। विनोद जाखड़ बने एनएसयूआई के नए अध्यक्ष। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दी नियुक्ति को मंजूरी। वरुण चौधरी की जगह अब जाखड़ संभालेंगे छात्र इकाई की कमान। और हरे निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार। 316 अंकों की बढ़त के साथ 82,814 पर बंद हुआ सेंसेक्स। वहीं 116 अंकों की बढ़ोतरी के साथ 25,571 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी असम दौरे पर हैं। उनका यह दौरा विधानसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर काफी अहम माना जा रहा है। इस दौरान वो लोगों से मिल रही हैं और साथ ही सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा पर जमकर निशाना साध रही हैं। और अब उन्होंने सीएम शर्मा से असम के लिए किए गए कामों का जवाब मांग लिया है। तो क्या कुछ कहा प्रियंका ने, जानेंगे इस रिपोर्ट में। असम में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस और बीजेपी में जुबानी जंग छिड़ गई है। एक तरफ जहां सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा कांग्रेस पर हमलावर हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने बीजेपी सरकार की घेराबंदी कर दी है। वो सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा को अलग अलग मोर्चों पर घेर रही हैं। प्रियंका ने कहा कि सीएम लोगों को बताएं कि उन्होंने क्या काम किया है। सीएम साहब से कहिए कि वो असम के विकास की बात करें, वो असम के लोगों की बात करें, वो बताएं कि क्या किया है असम के लोगों के लिए, वो बताएं कि किस तरह से अगले 5 सालों में क्या करने जा रहे हैं। आज का नौजवान है ना, वो जानना चाहता है। प्रियंका गांधी ने आगे कहा कि मुख्यमंत्री प्रदेश के युवाओं को गुमराह नहीं कर सकते। सीएम शर्मा को रोजगार और विकास पर बोलना चाहिए। इस दौरान प्रियंका ने सरकार के खिलाफ 20 सूत्री आरोप पत्र जारी किया, जिसमें राज्य प्रशासन पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने और अल्पसंख्यकों में भय पैदा करने के लिए सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया है, जिसमें सरकार बुरी तरह से घिर गई है। प्रियंका के इन हमलों से बीजेपी में खलबली मच गई है। जैसे ही प्रियंका गांधी असम पहुंची, वैसे ही बीजेपी में बौखलाहट बढ़ गई। प्रियंका के असम पहुंचते ही सीएम शर्मा एक्टिव हो गए और कांग्रेस पर निशाना साधने लगे। हाल ही में उन्होंने कहा था कि गोगोई का पाकिस्तान से लिंक है, और अब इन आरोपों पर प्रियंका ने जवाब देते हुए कहा है कि उनके परिवार को टारगेट किया जा रहा है। और जिस तरह से गौरव जी और उनके परिवार पर आक्रमण हो रहा है, एक तरह से मुझे लगता है कि भारतीय राजनीति में और प्रदेश असम की राजनीति में एक मिसाल होना चाहिए कि ऐसी राजनीति गलत राजनीति है। किसी के बच्चों पे, किसी की परिवार पर इस तरह से वार नहीं होना चाहिए, और खास तौर से जब सारा गलत सारा झूठ है। और मेरे ख्याल से असम की जनता जानती है इन पे वार हो क्यों रहा है। वार इसलिए हो रहा है क्योंकि इनसे वो घबरा रहे हैं। इस बीच प्रियंका गांधी को लेकर बड़ी भविष्यवाणी सामने आई है। एक साधु ने प्रियंका गांधी को लेकर कहा कि वो देश की प्रधानमंत्री बनेंगी, जिसे लेकर पूरे देश में चर्चा शुरू हो गई है कि क्या इस भविष्यवाणी में बीजेपी की हार के संकेत भी छिपे हैं, जिससे वो घबराई हुई दिखाई दे रही है। यही कारण है कि प्रियंका गांधी के असम पहुंचने की खबर आने के बाद आनन फानन में गृह मंत्री अमित शाह के असम दौरे का कार्यक्रम तैयार किया गया। शाह सिलचर पहुंचे, लेकिन जिस तरह प्रियंका गांधी ने बीजेपी के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाया हुआ है, उससे साफ है कि बीजेपी के हाथ से बाजी फिसल रही है। प्रियंका की एंट्री ने असम की सियासत को गरमा दिया है, तो एसआईआर का मुद्दा भी गरमाया हुआ है। इस मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अहम आदेश जारी किया। सरकार और चुनाव आयोग के बीच लगातार बढ़ रहे टकराव के चलते कोर्ट ने अब एसआईआर प्रक्रिया में न्यायपालिका को शामिल करने का फैसला किया है। वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में फाइनल वोटर लिस्ट प्रकाशन से पहले एक बड़ी खबर भी सामने आई है। देखिए ये रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर मचे घमासान पर सुप्रीम कोर्ट ने बेहद कड़ा रुख अपनाया है। राज्य सरकार और चुनाव आयोग के बीच बढ़ते अविश्वास को देखते हुए अदालत ने अब इस प्रक्रिया में न्यायपालिका को शामिल करने का फैसला किया है। सुनवाई के दौरान सीजीआई ने राज्य सरकार की ढिलाई पर नाराजगी जताई।
जब सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने पोर्टल बंद होने और दस्तावेज अपलोड न हो पाने की बात कही तो कोर्ट ने सीधे सरकार की मंशा पर सवाल उठाए। सीजीआई ने कहा कि हमें लगा था कि राज्य सहयोग करेगा, लेकिन हम निराश हैं। हमें प्राइवेट एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए। 9 फरवरी के आदेश का जवाब आप 17 फरवरी को दे रहे हैं। अदालत ने इस बात पर चिंता जताई कि क्वासी जुडिशियल यानी अर्ध न्यायिक काम के लिए राज्य सरकार के पास पर्याप्त ग्रुप ए अधिकारी नहीं है। सीजीआई ने साफ किया कि लोगों की किस्मत का फैसला कोई क्लर्क नहीं कर सकता। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि आप 5 साल के अनुभव वाले बीडीओ को सीधे डीएम बना देते हैं। जस्टिस बागची ने भी भाषा की समस्या की तरफ इशारा करते हुए कहा, आपके अधिकारियों को बंगाली की कम जानकारी है, यही असली समस्या है। गतिरोध दूर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से हस्तक्षेप का अनुरोध किया है। अब जिला स्तर पर मौजूद और एडीजे रैंक के रिटायर्ड न्यायिक अधिकारी वोटर लिस्ट के दावों और आपत्तियों का निपटारा करेंगे। कोर्ट ने कहा है कि हम बाबू को न्यायिक अधिकारियों के ऊपर बैठने की इजाजत नहीं देंगे। न्यायिक अधिकारियों का निर्देश इस कोर्ट का निर्देश माना जाएगा। इस बीच राज्य में एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि फाइनल वोटर लिस्ट से करीब 70 लाख वोटरों के नाम काटे जा सकते हैं। ड्राफ्ट रोल के समय लगभग 58 लाख नाम बाहर हुए थे। जांच में 5 लाख और खारिज हुए हैं और 5 लाख मतदाता सुनवाई में नहीं पहुंचे। अब तक कुल 68 लाख से अधिक नाम हटाए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस पर गहरी चिंता जताई है। उनका दावा है कि पोर्टल बंद होने से लाखों लोग दस्तावेज अपलोड नहीं कर पाए। अंतिम सूची 28 फरवरी को आएगी, जो बंगाल का चुनावी गणित पूरी तरह बदल सकती है। सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर पर लगातार सुनवाई चल रही है। इस बीच राहुल गांधी भी कोर्ट पहुंच गए। कांग्रेस सांसद अमित शाह के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी के मामले में कोर्ट में पेश हुए। सुल्तानपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में उन्होंने अपना बयान दर्ज कराया। इस पेशी के बाद राहुल दिवंगत रामचेत मोची के घर के लिए रवाना हो गए। तो क्या कुछ हुआ इस पेशी के दौरान और क्या है ये पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में पेश हुए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ की गई एक कथित अपमानजनक टिप्पणी से जुड़े मामले में ये पेशी हुई। करीब 20 मिनट तक चली अदालती कार्यवाही के दौरान राहुल गांधी ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। राहुल गांधी के वकील काशी शुक्ला के मुताबिक राहुल ने कोर्ट में अपना बयान दर्ज कराते हुए कहा कि उनके खिलाफ यह मामला पूरी तरह राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित है और इसका कोई ठोस कानूनी आधार नहीं है। मामले की अगली सुनवाई अब 9 मार्च को तय की गई है। अब आइए एक बार ये समझ लेते हैं कि ये मामला क्या है। तो ये विवाद करीब 8 साल पुराना है। 2018 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने अमित शाह को लेकर कथित तौर पर आपत्तिजनक बयान दिया था। राहुल ने कहा था कि जो पार्टी ईमानदारी का दावा करती है उसके अध्यक्ष पर जान लेने के आरोप लगे हैं। इस बयान से आहत होकर भाजपा नेता विजय मिश्रा ने 4 अगस्त 2018 को राहुल के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराया था। कोर्ट ने 19 जनवरी को राहुल को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आखिरी मौका दिया था, जिसके बाद आज उनकी पेशी हुई। कोर्ट की कार्यवाही के बाद राहुल गांधी सीधे दिवंगत रामचेत मोची के घर के लिए रवाना हुए। रामचेत वही मोची हैं जिनकी दुकान पर पिछले साल राहुल गांधी ने रुककर जूते सिले थे। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था। राहुल ने बाद में उन्हें एक सिलाई मशीन भी भेंट की थी। 3 महीने पहले कैंसर से रामचेत का निधन हो गया था। राहुल ने उनके परिजनों से मिलकर शोक संवेदना व्यक्त की। इससे पहले सुबह लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राहुल का जोरदार स्वागत किया। सुल्तानपुर कोर्ट परिसर के बाहर भी राहुल जिंदाबाद के नारे लगे। हालांकि सुरक्षा कारणों और कोर्ट की मर्यादा को देखते हुए राहुल ने माला पहनने से इनकार कर दिया और मुस्कुराते हुए अंदर चले गए। अब सबकी निगाहें 9 मार्च को होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी है। बीजेपी राहुल गांधी को घेरने की कोशिश में जुटी हुई है तो पीएम मोदी अपनी ही पार्टी के नेता के निशाने पर आ गए। बीजेपी के सीनियर लीडर सुब्रमण्यम स्वामी ने एक नहीं बल्कि 2 बार पीएम मोदी पर हमला बोला है। उन्होंने पीएम मोदी के आगामी इजरायल दौरे को लेकर टिप्पणी की है, उनके बेनकाब होने की बात कही है और साथ ही उनके इस्तीफे की भी बात कर दी। तो क्या है ये पूरा मामला, जानेंगे इस रिपोर्ट में। एप्स्टीन फाइल्स को लेकर हर तरफ चर्चा तेज है। दूसरी तरफ देश में एआई इम्पैक्ट समिट का आयोजन हुआ, जिसमें बिल गेट्स के आने की चर्चा तेज थी। लेकिन विवाद इस बात को लेकर भी था कि गेट्स का नाम एप्स्टीन फाइल्स में आया है, इसलिए उनके इस समिट में संबोधन को लेकर संशय बना हुआ था। एन वक्त पर गेट्स फाउंडेशन ने एक आधिकारिक बयान जारी कर बताया कि बिल गेट्स इस शिखर सम्मेलन में शामिल नहीं होंगे। उनकी जगह फाउंडेशन का प्रतिनिधित्व अफ्रीका और भारत कार्यालयों के अध्यक्ष अंकुर को सौंप दिया गया। अब इस खबर पर रिप्लाई करते हुए बीजेपी के सीनियर नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने लिखा, सोचिए भारत माता के लिए कितनी शर्म की बात होगी अगर मोदी, जो अभी तीसरी बार प्रधानमंत्री हैं, इजराइल और इटली की यात्राओं के दौरान अपने नाच गाने के कारण बेनकाब हो जाएं। क्या उन्हें भारत माता की रक्षा के लिए अभी रिटायर नहीं हो जाना चाहिए?
आरएसएस के सहयोग से भाजपा में इतने लोग मौजूद हैं कि वो भारत के एक ईमानदार प्रधानमंत्री बन सकते हैं। इसके अलावा एक और पोस्ट में स्वामी ने दोबारा पीएम मोदी और उनके इस्तीफे से जुड़ी बात कर डाली। उन्होंने लिखा, क्या प्रधानमंत्री मोदी अब हम भारतीयों को ये बताएंगे कि क्या उनके पास कोई ऐसा राष्ट्रीय रहस्य है जिसे अब उन्हें सार्वजनिक रूप से घोषित करना पड़ सकता है? क्या ये उनके और उनके सहयोगी मंत्री के बारे में कोई ऐसी निजी जानकारी हो सकती है जिसके कारण जनता की बढ़ती मांग पर प्रधानमंत्री मोदी को इस्तीफा देना पड़े? अगर ऐसा है तो राष्ट्रहित में भारत को ये जानना जरूरी है। सुब्रमण्यम स्वामी का ये हमला ऐसे वक्त पर आया है जब वैश्विक स्तर पर एप्स्टीन फाइल्स को लेकर बड़े नामों पर चर्चा हो रही है। स्वामी के इन बयानों ने विपक्ष को भी सरकार को घेरने का मौका दे दिया है। वहीं बीजेपी के अंदर से अभी तक इन आरोपों पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। एआई समिट जैसे अहम अंतर्राष्ट्रीय मंच से बिल गेट्स का अचानक हटना और फिर उस पर देश की राजनीति गरमाना केंद्र सरकार के लिए असहज हालात पैदा कर रहा है। सुब्रमण्यम स्वामी के बयान से पीएम बुरी तरह घिर गए हैं तो महाराष्ट्र की सियासत में भी बड़ा उलटफेर सामने आया है। भिवंडी महानगर पालिका के मेयर चुनाव में बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट को करारा झटका लगा है। बीजेपी के बागी नेता ने कांग्रेस और शरद पवार गुट के साथ हाथ मिलाकर मेयर की कुर्सी पर कब्जा जमा लिया है। तो क्या है ये पूरा मामला, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र की राजनीति में जोड़ तोड़ का खेल जारी है। ठाणे जिले की भिवंडी महानगर पालिका में 20 फरवरी को बड़ा राजनीतिक उलटफेर देखने को मिला। बीजेपी के बागी उम्मीदवार नारायण चौधरी नए मेयर चुने गए हैं और उन्होंने कांग्रेस और शरद पवार गुट के समर्थन से ये जीत हासिल की है। दरअसल मेयर पद के लिए मुकाबला त्रिकोणीय था। मैदान में नारायण चौधरी, कोणार्क विकास अघाड़ी के विलास पाटिल और बीजेपी के स्नेहा पाटिल थी। वोटिंग के दौरान बीजेपी में बड़ी फूट पड़ गई। पार्टी लाइन से बाहर जाकर बीजेपी के 6 नगर सेवकों ने नारायण चौधरी को वोट दिया। 90 सदस्यों वाली महानगर पालिका में जीत के लिए बहुमत का जादुई आंकड़ा 46 जरूरी था। चुनाव के नतीजों की बात करें तो नारायण चौधरी जो जीते हैं उनको 48 वोट मिले हैं, जबकि विलास पाटिल को 25 वोट मिले हैं। वहीं बीजेपी के स्नेहा पाटिल को 16 वोट मिले हैं। बता दें कि शिवसेना शिंदे गुट ने विलास पाटिल को समर्थन दिया था। उनके उम्मीदवारों ने पाटिल के पक्ष में नाम भी वापस लिए थे। हालांकि कांग्रेस और सपा के रणनीतिक समर्थन ने सत्ता का समीकरण बदल दिया। नारायण चौधरी की इस जीत से बीजेपी और शिवसेना खेमे में खलबली मच गई है। ठाणे जिलाधिकारी श्री कृष्ण पांचाल की निगरानी में चुनावी प्रक्रिया पूरी हुई। नामांकन वापसी के लिए 15 मिनट का समय दिया गया था। इस दौरान कई दिग्गजों ने अपने नाम वापस लिए, जिससे नारायण चौधरी की राह आसान हो गई। अब भिवंडी मनपा की कमान कांग्रेस समर्थित बागी गुट के हाथ में आ गई है, जिसे बीजेपी और शिवसेना के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। महाराष्ट्र में कांग्रेस ने बाजी पलट दी, जिससे मेयर चुनाव में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। वहीं तमिलनाडु में भी उसकी राह आसान नहीं दिख रही। राज्य में जल्दी ही विधानसभा चुनाव का ऐलान होने वाला है, जिसके लिए चुनाव आयोग की टीम तमिलनाडु के दौरे पर जाने की तैयारी में है। और इस बीच मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए बड़ा दावा कर दिया। तो क्या कुछ कहा है स्टालिन ने और क्या है ये पूरी खबर, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। देश के 5 राज्यों में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसमें तमिलनाडु भी शामिल है। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। उधर 25 फरवरी को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में चुनाव आयोग की टीम तमिलनाडु दौरे पर जाने वाली है, जिसे लेकर कहा जा रहा है कि जल्द ही चुनाव से जुड़ी बड़ी जानकारी सामने आ सकती है। और इन सब के बीच मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने बड़ा दावा कर सनसनी मचा दी है। स्टालिन ने कहा, प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव के बाद डीएमके दोबारा सत्ता में वापसी करेगी। तमिलनाडु के लोगों की तरह मैं आश्वस्त हूं कि डीएमके की सरकार अगले 2 महीनों में एक बार फिर से बनेगी। मुझे लगता है कि मुझे सौंपी गई जिम्मेदारी मैंने बखूबी निभाई है। मैंने महसूस किया है कि मैं तमिलनाडु को और भी समृद्ध बना सकता हूं। मुझे ये अवसर देने के लिए मैं तमिलनाडु की जनता का आभारी हूं। स्टालिन ने न सिर्फ दोबारा सरकार बनाने का दावा किया, बल्कि अब की बार सरकार बनने के बाद वो कैसे विकास को रफ्तार देंगे, इस पर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि वो कई विकास परियोजनाओं को पूरी ऊर्जा के साथ शुरू करेंगे। उन्होंने कहा, अगले 2 महीनों में जब हम वापस आएंगे तो हम निश्चित रूप से तेज गति से आगे बढ़ेंगे। वहीं अब सीएम स्टालिन के इस बयान से साफ है कि राज्य में जल्द ही चुनावी प्रक्रिया तेज हो सकती है। सीएम के बयान को सीधे तौर पर बीजेपी पर निशाना माना जा रहा है। जैसा आप जानते हैं कि दक्षिण के राज्यों में बीजेपी की पकड़ कमजोर है, जिसको मजबूत करने में पार्टी जुटी हुई है। विधानसभा चुनाव में तमिलनाडु में जीत दर्ज करने के लिए बीजेपी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, साथ ही अपनी पैठ मजबूत करने के लिए हर तरह की कोशिश में जुटी हुई है। और स्टालिन ने दोबारा सरकार बनाने की हुंकार भरकर साफ कर दिया है कि डीएमके ही इस बार सत्ता में वापसी कर रही है। वहीं स्टालिन के इस बयान को राजनीतिक जानकार बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका मान रहे हैं। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे एआई नियमों में हुए बदलाव को। एआई जनरेटेड कंटेंट को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। कई सख्त नियम बनाए हैं जो 20 फरवरी से लागू हो गए हैं और अब न सिर्फ इन नियमों का पालन करना पड़ेगा, बल्कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। तो क्या है ये नए नियम और क्या है ये पूरी खबर, देखेंगे इस रिपोर्ट में।
एक तरफ देश में एआई समिट का आयोजन किया गया तो दूसरी तरफ देश में एआई को लेकर नए नियम लागू हो गए हैं। एआई के इस्तेमाल से जुड़े जोखिम को देखते हुए सरकार ने ये नियम प्रभावी कर दिए हैं। केंद्र सरकार की तरफ से अधिसूचित आईटी यानी डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड नियम 2021 में नए संशोधन किए गए, जो 20 फरवरी 2026 से पूरे देश में लागू हो गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भी एआई इम्पैक्ट समिट में डीफेक को समाज के लिए खतरा बताते हुए इन सख्त नियमों का समर्थन किया है। अब इंटरनेट पर किसी भी सिंथेटिक कंटेंट को शेयर करना भारी पड़ सकता है। सरकार ने साफ किया है कि फर्जी सूचनाएं फैलाने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस और पॉक्सो एक्ट जैसी गंभीर धाराओं में कार्रवाई की जाएगी। नए नियमों के तहत वीडियो और फोटो पर एआई जनरेटेड स्टैंप अनिवार्य होगा, यानी किसी भी एआई जनरेटेड कंटेंट को पोस्ट करने से पहले उस पर स्पष्ट एआई लेबल या वाटरमार्क लगाना होगा। लेबल हटाने पर सख्त कार्रवाई होगी। एक बार लेबल लगने के बाद उसे हटाना अपराध माना जाएगा। प्लेटफॉर्म्स की जवाबदेही भी तय की जाएगी। सोशल मीडिया कंपनियों को ऐसे टूल्स बनाने होंगे जो एआई कंटेंट को अपलोड होते ही पहचान सके। बिना वेरिफिकेशन के ऐसा कंटेंट प्लेटफॉर्म पर नहीं दिखेगा और 3 घंटे में हटाना होगा गैर कानूनी कंटेंट। अगर सरकार या कोई यूजर आपत्तिजनक कंटेंट हटाने का निर्देश देती है तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को उसे 3 घंटे में हटाना होगा। पहले यह समय 36 घंटे था। 3 महीने में चेतावनी का प्रावधान, यानी कंपनियों को हर 3 महीने में अपने यूजर्स को जागरूक करना होगा कि एआई का गलत इस्तेमाल करने पर उन्हें जुर्माना या जेल हो सकती है। नो गो जोन, बच्चों से जुड़े अश्लील कंटेंट, फर्जी दस्तावेज, हथियार और डीप फेक फोटो वीडियो को पूरी तरह प्रतिबंधित श्रेणी में रखा गया है। यूजर की घोषणा जरूरी। कोई यूजर अगर कंटेंट अपलोड करेगा तो उसे यह घोषित करना होगा कि सामग्री एआई से बनी है या नहीं। वहीं इन नियमों का पालन न करने पर सख्त एक्शन भी लिया जा सकता है। सरकार ने एआई जनरेटेड कंटेंट के नियमों के उल्लंघन पर कानूनी कार्रवाई का भी प्रावधान रखा है। हालांकि सरकार ने यह भी साफ किया है कि ऑटोमेटेड टूल्स और तकनीक का इस्तेमाल करके एसजीआई की पहुंच को हटाने को आईटी एक्ट के धारा 79 की शर्तों का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। ऐसी कार्रवाई को नियमों के तहत माना जाएगा। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।